हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज़ में, जहाँ पे हम सारे यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं AKTU एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की इस सीरीज़ में हमारे जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 1 का सीरीज़ चल रहा था, उस पर मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी है। ये चौथी वीडियो है मेरी, जिसमें मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है उसको प्रूव करूँगी और उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी, और इसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका डेफिनेशन है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सो द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स व्हेन वन इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर या एनदर। इसके कहने का मतलब है कि ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनर्शियल फ्रेम यानी कि दो इनर्शियल फ्रेम जिसमें से एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एज़ कंपेयर टू अदर, उसके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई दो इनर्शियल फ्रेम जिसमें कोई एक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी को लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम से समझते हैं कि क्या कह रहा है। मान लीजिए कि लेट द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बी एस एंड एस डैश। मेरे पास एस और एस डैश नाम का दो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला जो है 3 एक्सेस हमारे पास होती हैं एक्स वाई जेड, दूसरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। दोनों को डिफ़र दिखाने के लिए, क्योंकि हमने एस और एस डैश माना था, तो एस डैश पे जो भी हमारे एक्सेस होंगे वो डैश के रूप में ही होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारे पास वो भी 0 है और टाइम भी हमारा अभी कांस्टेंट है यानी कि 0 है। अब यहाँ से कांस्टेंट जो हमारा टाइम है, वहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है उसकी वेलोसिटी v होती है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका टाइम जो है वो t डैश बदल जाता है। मतलब यहाँ 0 था तो यहाँ आने में उसको कुछ टाइम लगेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और वेलोसिटी v के साथ वो ट्रैवल करेगा। उस कंडीशन में हमारे पास x का जो इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू रो। हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस था, तो वो यहाँ तक जब ट्रैवल किया है उसी सेम एंगल पे, तो वो कुछ दूरी तय करेगा जिसको हम x डैश बोलेंगे। तो x डैश प्लस वेलोसिटी जो वो लेके चल रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी वो v है, और यहाँ पे टाइम t था, बट यहाँ आने के बाद से जब वो ट्रैवल किया तो t डैश हो गया, तो यहाँ पे t डैश, यानी कि इक्वेशन हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू रो ब्रैकेट में x डैश प्लस वी टी डैश। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। जो एंगल y था वो अब y डैश बन गया है, जो z था वो z डैश बन गया। ये हो गया जब हम फॉरवर्ड एंगल में मूव कर रहे थे। अब सेम हम एक और डायग्राम सपोज करेंगे जिसमें हम बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि हम एस डैश को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं एस वाले फ्रेम की तरफ। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वो बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, वो ठीक अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू रो, हम एक्स डैश से एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सो एक्स माइनस वी, इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वेलोसिटी थी वो अब बैकवर्ड जा रही है। तो जब बैकवर्ड जा रही है तो हमारे पास माइनस होगा, v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा था, और t डैश से हम वापस से t वाले टाइम पे पहुंच गए तो t हो गया। तो यहाँ की जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, वो बनेगा x डैश इज इक्वल टू रो ब्रैकेट में x माइनस वी टी, वाई डैश यहाँ पे y बन गया है, z डैश यानी कि यहाँ पे z बन गया है। सेम अपर वाला ही इक्वेशन है, बस जहाँ डैश नहीं लगा है वहाँ आप डैश लगा देना, और जहाँ डैश लगा है वहाँ से डैश हटा देना। v है वो कांस्टेंट वैल्यू है, रो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहाँ पे कोई डैश नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, हियर मोशन इज़ रिलेटिव। मोशन जो है हमारा वो रिलेटिव मोशन में है। दस वी कैन ऑल्सो से दैट द फ्रेम एस इज स्टेशनरी वाइल फ्रेम एस इज़ मूविंग। ये आगे मूविंग लिखा हुआ है, सेकेंड पेज पे लिखा है मैंने। इसके कहने का मतलब है मोशन रिलेटिव इसलिए है क्योंकि हम ये कह सकते हैं जो एस डैश का फ्रेम है वो स्टेशनरी है और एस फ्रेम मूव कर रहा है। इस कंडीशन में एस डैश हमारा वो कांस्टेंट है और जो हमारा एस है वो इस वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, यही ये लाइन कहना चाह रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो वही वहाँ पे लिखा था, मूविंग विद वेलोसिटी v टू द लेफ्ट अलोंग एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। मतलब ये कह रहा है कि x का जो हमारे पास इक्वेशन आया था, ठीक है, पहले वाले में, उसमें 2 से x डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक,
तो ये इक्वेशन तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्स डैश है उसकी जगह जो हमारा इक्वेशन आया था वो हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है रो ब्रैकेट में एक्स माइनस वी टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रो हमारा नीचे आ जाएगा एक्स अपॉन रो, ये अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो रो एक्स माइनस है तो माइनस रो वी टी प्लस वी टी डैश है तो वी टी डैश। अब वी टी डैश को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको एक साइड ले जाइए क्योंकि सब में रो कॉमन होगा, ठीक है। तो वी टी डैश को हमने यहीं रखा, एक्स अपॉन रो, ये प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस रो एक्स, ये माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस रो वी टी। अब क्या करेंगे, टी डैश को यहीं रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वी है ना, अब वी से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ वी नहीं है वहाँ से कॉमन लेके कैंसल आउट कर दो। यहाँ पे एक और लाइन में ऐड कर देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ना। ये वी टी डैश को यहीं रहने दो, ठीक है। इन सब में वी का जो है वो कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे ना तो जहाँ जहाँ वी नहीं है, अब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे एक्स हो गया अपॉन, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आप ऊपर से कॉमन लोगे, क्योंकि नीचे है नहीं तो नीचे एक रो आ जाएगा माइनस। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऊपर और नीचे कहीं भी वी नहीं है, तो जब ऊपर से कॉमन ले रहे हो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पे वी है तो यहाँ पे सिर्फ रो और टी होगा क्योंकि आपने वी कॉमन निकाल दी। अब यहाँ वी से वी काट दो तो अब इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन रो वी माइनस रो एक्स अपॉन वी प्लस रो टी, ठीक। अब देखो टी डैश इज इक्वल टू रो टी पहले लिख दिया है, ठीक है। इस इक्वेशन को यहीं रहने दो, इसको पीछे कर दो, ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए मैंने किया, ठीक है। अब देखो टी डैश इज इक्वल टू वाई टी रहने दो माइनस, अब क्या करो, इसमें से रो एक्स अपॉन वी कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, रो एक्स अपॉन वी को कॉमन ले लिया मैंने तो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बच गया, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ब्रैकेट में हम जब ले रहे हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो रो टी जो है आपका रो टी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रो एक्स अपॉन वी कॉमन ले रहे हैं तो रो एक्स अपॉन वी मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच गया। अभी अभी मैं कह रही थी कि माइनस और प्लस मिलके ही माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया। नहीं समझ आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस होगा, जब ब्रैकेट ख़त्म होगा तभी यहाँ पे प्लस आया था, ठीक। तो अब देखिए रो एक्स अपॉन वी मैंने कॉमन लिया, यानी कि अभी मैंने क्या कहा था, जब यहाँ ऊपर से रो कॉमन लेंगे तो नीचे ऐड भी होगा क्योंकि ऊपर है नहीं, तो रो एक्स अपॉन वी जब कॉमन लेंगे तो नीचे एक रो का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैं फिर एक लाइन ऐड कर दे रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बट फिर भी समझा देती हूँ। जैसे रो टी माइनस रो एक्स अपॉन वी कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन रो इंटू रो। अब आपको समझ में आया होगा ये रो स्क्वायर कहाँ से आया है, ऊपर से मैंने जब निकाला तो नीचे एक रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए यही इक्वेशन यहाँ पे रो स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब सिमिलरली वी कैन शो दैट, अभी मैंने इसके पहले जब निकाल रही थी तो मैंने बताया ना 2 फ्रेम के लिए आप कर रहे हो, तो एक बार एक्स डैश निकाले थे, सेम एक्स निकाले थे, जहाँ पे डैश नहीं था वहाँ लगा दिया था, जहाँ था वहाँ से हटा दिया था। तो इक्वेशन को इजी बनाने के लिए आप समझ अगर गए होगे तो इसको वापस से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से आप सेकंड से 1 में पुट करो, जैसे 1 में से सेकंड को पुट किया था। यहाँ पे डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख दो कि सिमिलरली वी कैन शो दैट, जहाँ जहाँ डैश है वहाँ उड़ा दो, जहाँ नहीं है वहाँ रख दो, कांस्टेंट पे मत लगाना। टी डैश को टी कर दो, इक्वल टू रो है तो रो, टी को टी डैश कर दो, ठीक है। उसके बाद से आपका सॉरी ये माइनस है, टी को टी डैश कर दो, माइनस है तो माइनस, रो एक्स है तो एक्स डैश कर दो, वी कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट रहने दो, 1 माइनस 1 अपन रो स्क्वायर, रो कांस्टेंट है तो रहने दो। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 में कह रहा है इवेल्युएशन ऑफ रो बाय यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। लेट अ लाइट सिग्नल इज गिवन एट द ओरिजिन O and time t is equal to 0, t dash is equal to 0, the signal travels with the speed c which is same in both the frame after some time। इसके कहने का मतलब ये है रो का जो इवेल्युएशन है वो हम पोस्टुलेट की सेकंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से करेंगे, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट का जो सिग्नल है वो ओरिजिन O से निकल रहा है, जहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 है फ्रेम 1 में भी और फ्रेम 2 में भी।
जो फ्रेम नंबर सेकंड है उसमें भी 0 ही उसकी वैल्यू है, और जो सिग्नल है वो c की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका स्पीड c है, जो कि कुछ देर के बाद से चेंज हो सकता है फ्रेम में। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रही थी कि 2 फ्रेम आप मान लो, एक एस डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद से इट्स पोजीशन फ्रॉम एस इज एक्स इज इक्वल टू सी टी। अब आप बोलोगे कि ये सी टी कैसे आया? सी टी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है इस फ्रेम में, वहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो सी के स्पीड के साथ चल रहा है। अभी हम वेलोसिटी भी नहीं लेंगे, वो सी के स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे टाइम आपका टी था, इसलिए एक्स इज इक्वल टू सी टी। सेम जब हम दूसरे फ्रेम में आएंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x एंड x डैश इन 1 एंड 2, फिर वही यहाँ काम करेंगे जो अभी हमने पहले किया था। जो हमारा x का इक्वेशन था, ठीक है, और जो हमारा x डैश का इक्वेशन था, उन दोनों इक्वेशन में ये x और x डैश की वैल्यू पुट करेंगे। पहला इक्वेशन हमारे पास था x इज इक्वल टू रो एक्स डैश प्लस वी टी डैश, इसमें हम x की जगह सी टी रख देंगे और x डैश की जगह सी टी डैश रख देंगे, तो हमारे पास आएगा सी टी इज इक्वल टू रो टी डैश को कॉमन निकाल दीजिए, टी डैश ब्रैकेट में सी प्लस वी। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन एक्स डैश में था, इसमें भी एक्स डैश की वैल्यू सी टी डैश पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू सी टी पुट कर दीजिए। ठीक, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, सी टी डैश इज इक्वल टू रो टी ब्रैकेट में सी माइनस वी, इन दोनों में से टी को मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ भी आप चाहो तो दोनों निकालो, या फिर ये निकाल के सिमिलरली करके टी की जगह डैश कर दो, टी डैश की जगह टी कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब इनको अब देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। सी टी डैश इज इक्वल टू रो टी ब्रैकेट में सी माइनस वी, टी डैश रहने दो, सी को बस नीचे भेज दो। अब क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी डैश इन इक्वेशन ए। ये टी डैश की जो वैल्यू आई है, याद रखिए बी से हमने टी डैश निकाल लिया है, इसी वैल्यू को अब हम ए में पुट कर देंगे। ए बी का जो भी आपका प्रॉब्लम है यहीं ख़त्म हो जाएगा, ए बी इसलिए मैंने इसका नाम रखा। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू ए में पुट कर दीजिए। जब ए में पुट करेंगे तो सी टी इज इक्वल टू रो है तो रो, टी डैश की जगह ये वैल्यू उठ के यहाँ आ गई है, इंटू सी प्लस वी है तो सी प्लस वी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सी प्लस वी, सी माइनस वी, ये हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, रो और रो मिलके रो स्क्वायर हो गया। सी यहाँ आएगा तो सी स्क्वायर होगा आपका, टी से टी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रो स्क्वायर, सी को यहीं रहने दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, या फिर हाँ इसको नीचे भेज दीजिए, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इसके अपॉन में जाएगा, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सी स्क्वायर ऊपर तो दिया ही हुआ है, नीचे से कॉमन लीजिए, तो जब नीचे से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ 1 बच जाएगा इसकी जगह पे, माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, तो मैं हर बार कहती हूँ जब ऊपर नहीं होता है तो कॉमन लीजिए, तो नीचे लिख दीजिए। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाले और नीचे वाले सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस, जब रो का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, 1 के रूट का कोई मतलब नहीं है, तो नीचे रूट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब लास्ट चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पे, जिस पे ये इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू रो इन इक्वेशन 1 एंड टी। ठीक है, रो का जो अभी अभी पीछे हमारा आया है इक्वेशन, जो कि रो इज इक्वल टू 1 अपन ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है, उसको इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिए। 1 में पुट करिए बस, और सिमिलरली 2 लिख दीजिए। तो x का ये इक्वेशन था हमारे पास। ठीक है, उसमें रो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपन रो में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया। सिमिलरली करके x की जगह एक्स डैश लिख दीजिए, एक्स डैश की जगह x लिख दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, वी टी डैश है तो वी टी हो जाएगा, अपॉन में जो रहेगा वही हो जाएगा। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए, नाउ पुटिंग 1 माइनस 1 बाई रो स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन सी स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई थी। तो 1 माइनस 1 अपॉन रो स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन 3 एंड 4। अब ये जो वैल्यू है ना, वो हमको पुट करनी है जहाँ जहाँ हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है वहाँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको 3 और 4 के इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 और 4 जो आपका इक्वेशन है वो यहाँ है, आप ध्यान से देखो तो
क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, इक्वेशन नंबर 4 आपका ये है, इन्हीं दोनों में पुट करना है। यानी कि 1 - 1 अपॉन रो स्क्वायर ये जो है ना दोनों में, इसकी जगह बस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पुट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब उसकी टी डैश की जो तीसरी वैल्यू, ये जो तीसरा इक्वेशन है, इसकी जगह सेम यही इक्वेशन, बस इसकी जगह v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पुट कर देंगे। तो सेम इसकी जगह मैंने v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पुट कर दिया है। टी डैश है तो टी डैश इज इक्वल टू, रो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से रो कॉमन निकालो तो t बच गया, माइनस यहाँ से रो कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये एक v से एक v कट जाएगा, तो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर आ गया। टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन रो स्क्वायर, सॉरी एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और रो की वैल्यू अभी अभी पीछे आई है जो कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर थी। यही हमारा जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है। मानती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत इजीली मैंने समझाया है। इसी को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन कहते हैं। दोबारा पुट करने की 4 में ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली करके सेम चीज़ लिख दीजिए। फिर बोलूँगी टी डैश है तो टी डैश, टी माइनस है तो टी प्लस, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर है तो एक्स डैश अपॉन वी, एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, नीचे कांस्टेंट है कुछ नहीं चेंज होगा, उठा के वही पुट कर दीजिए। और वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, इसी को इक्वेशन 8 कर दीजिए। तो ये था हमारा दोस्तों लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, इसी को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।